गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब वो लाइफ प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करता है। वो मेटाबॉलिक वेस्ट अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स के केस में CO2 तो है ही, और एसेंशियल ऑयल्स जैसे कि सैंडलवुड ऑयल। ठीक है। या इसके अलावा प्लांट्स कुछ रूट्स के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट करते हैं सब्सटेंसेस को, जिनको कहते हैं एक्सुडेट्स। ठीक है। और वो रेफाइड्स नाम के कुछ सब्सटेंस भी रिलीज करते हैं जो फ्रूट्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो इसी तरह से एक्सक्रीशन के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एक्सक्रीशन किसका किया जाता है? मेटाबॉलिज्म यानी कि लाइफ प्रोसेस के दौरान बनने वाले जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिनको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, उनके रिलीज करने की प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब देखते हैं एक्सक्रीशन प्लांट्स में कैसे होता है। प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन की प्रक्रिया है वो ये है कि CO2 और वाटर वेपर ये किस तरह से रिलीज होते हैं? ये रिलीज होते हैं ट्रांसपीरेशन के थ्रू, स्टोमेटा से जो होता है। ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गई गैसियस वेस्ट। इसके अलावा लिक्विड वेस्ट में क्या आ जाएगा, जैसे मैंने अभी एसेंशियल ऑयल्स, गम्स, रेजिन्स, इनके बारे में बताया था, जैसे यूकेलिप्टस ऑयल है ना। और इसके बाद आते हैं सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट है ना, ये तो थे गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट। ठीक है। लिक्विड वेस्ट में क्या आएगा? एसेंशियल ऑयल्स, यानी कि प्लांट जो ऑयल्स रिलीज करते हैं या फिर गम्स या रेजिन्स रिलीज करते हैं वो आते हैं लिक्विड में। और सॉलिड वेस्ट में फिर क्या आएगा? रेफाइड और एक्सुडेट्स। एक्सोडेट्स उन सब्सटेंस को कहते हैं जो रूट्स के थ्रू सॉइल में एक्सक्रीट आउट होते हैं, और रेफाइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वेस्ट के रूप में जाकर फ्रूट्स में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम एक्सक्रीशन एनिमल्स में कैसे होता है। ये तो था प्लांट्स में। एनिमल्स में अलग अलग फाइलम के अंदर अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ में सेलुलर होते हैं, कुछ में टिश्यू लेवल, और कुछ में इसके लिए पूरा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम भी होता है एक्सक्रीशन के लिए। जैसे CO2 जो गैसियस वेस्ट है, इसका एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन के थ्रू होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं, ये डिफ्यूजन के थ्रू उस वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर देते हैं। ठीक है। तो CO2 का डिफ्यूजन किसमें हो गया? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। इसके बाद आता है एग्जाम्पल ऑस्कुलम। ऑस्कुलम के थ्रू किसमें होता है? स्पॉन्जिस में। ठीक है। स्पॉन्जिस किसमें आते हैं? फाइलम पॉरीफेरा में। इसके बाद नेक्स्ट ये सिलेंट्रेट्स में। सिलेंट्रेट्स यानी कि फाइलम सिलेंट्रेटा। इसमें क्या है? इनके माउथ के थ्रू इनके वेस्ट बाहर जाते हैं। माउथ के थ्रू कौन से वेस्ट बाहर जाएंगे? जैसे कि CO2। इसके बाद आता है हेलमिंथ। हेलमिंथ यानी कि वॉल्व्स। इसमें क्या होता है कि एक्सक्रीशन के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहते हैं नेफ्रिडिया। ठीक है। फिर आते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। इनमें एक्सक्रीशन के लिए होती है किडनी। ठीक है। अब आते हैं, ये तो था एनिमल्स का। अब आते हैं स्पेसिफिकली कि ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। ह्यूमन
लीव्स। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन है जिसका नाम है किडनी, और एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, जैसे कि स्किन के थ्रू रिलीज होने वाले जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो हैं स्वेट, यानी कि पसीना। पसीने में सॉल्ट्स होते हैं और वाटर होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी रिलीज होता है। कुछ इसमें यूरिया होगा, कुछ सॉल्ट होगा और कुछ वाटर होगा, ठीक है। ये तो हुई स्वेट की बात। अब आती है लिवर की बात। लिवर जो ऑर्गन है, इससे रिलीज होने वाले वेस्ट मटेरियल का नाम है बाइल। बाइल एक येलो कलर का पिगमेंट है जो कि तब बनता है जब हीमोग्लोबिन का रेट डाउन होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है जिसका नाम है कोलेस्टेरॉल, ठीक है। ये तो हो गई स्किन की और लिवर की बात। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट आता है लंग्स। अब लंग्स जो होते हैं ये क्या रिलीज करते हैं? लंग्स रिलीज करते हैं वाटर वेपर और CO2, ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है। अब आते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि ऑर्गन सिस्टम कौन सा है इंसानों में, उसके बारे में बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इंसानों में है उसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं हमारी पेल्विक रीजन में, और उनसे अराइज होते हैं एक एक यूरेटर। और ये जो यूरेटर्स होते हैं ये जाकर किस में मिलते हैं? ये एक यूरिनरी ब्लैडर में मिलते हैं, और ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर ओपन होता है। ये इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है। तो ये जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने वाले ऑर्गन है वो क्या कहते हैं? किडनी। और इनसे जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं इनको क्या कहते हैं? यूरेटर। जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है इसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो बाहर यूरिन पास आउट करने के काम आएगी ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे यूरेथ्रा, ठीक है। अब ये किडनी जो होती है ये हमारे ब्लड में से मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट इनको कहते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको फिल्टर आउट करती है। इसका मतलब यहाँ पर ब्लड की सप्लाई होगी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। और यहाँ से ब्लड वेसल निकल भी रही होंगी, यानी कि एक ब्लड वेसल तो वो होगी जो उस ब्लड को लेके आएगी जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट अभी है, और एक वो होगी जो उस ब्लड को लेके जाएगी जिसमें से मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव कर दिया गया किडनी के द्वारा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है। इन ब्लड वेसल को क्या कहते हैं? रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ये जो रीनल वर्ड होता है, रीनल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है किडनी का, ठीक है। जैसे पल्मोनरी का मतलब होता है लंग का, है ना। उसी तरह से किडनी की जो ब्लड वेसल है उनको हम रीनल एडजेक्टिव उसमें लगा देते हैं, ठीक है। अब किडनी का ये किडनी जो होती है इसका अगर हम अंदर से स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, उनको कहते हैं हम नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन का क्या मतलब है? नेफ्रॉन लगभग 1 मिलियन यूनिट्स हैं जो फंक्शनल होती हैं एक किडनी में, ठीक है। अभी हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए किडनी अभी हम देखते हैं। देखो, किडनी के 2 पार्ट हैं। अगर किडनी को इस तरह से बनाया जाए तो इसका जो ये आउटर पार्ट है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, ये है कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को कहते हैं मेडुला, ठीक है। ये तो हो गई बात। अब बढ़ते हैं इसके आगे। इसके अंदर हमें नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं। नेफ्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है?
अब देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि उसमें ब्लड वेसल जो ब्लड लेकर आ रही है और जो ब्लड को लेकर जा रही है ना, वो एंटर करती है और वहां पर बना लेती है एक गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक एक कप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको कहेंगे बोमेन कैप्सूल। तो मैं यहाँ पे लेबलिंग भी करते जाता हूँ साथ में, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। जो ब्लड वेसल ब्लड को लेकर आएगी उसको कहेंगे एफरेंट, और जो ब्लड को लेके जाएगी उसे कहेंगे इफरेंट, ठीक है। और ये है बोमेन कैप्सूल। ये जो ब्लड वेसल का गुच्छा बन गया इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर। ये जो बोमेन कैप्सूल है ये यहां से निकलने के बाद इसके अंदर इस तरह से मोड़ आते हैं। इन मोड़ को क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये सीधा नीचे की तरफ आता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फिर ये क्या होगा, सीधा ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। अब ये जो यू शेप स्ट्रक्चर बनता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। फिर आने के बाद ऊपर आने के बाद कैसा हो जाता है, ऐसा। इसके अंदर फिर से कन्वर्जन आ जाते हैं। इनको नाम देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और फिर ये जाकर अल्टीमेटली किस में जुड़ जाता है, एक कलेक्टिंग डक्ट में। इस लंबे ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर को कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे अलग अलग नेफ्रॉन्स जुड़े हुए होते हैं। अब देखो ब्लड फिल्टर कैसे होता है। एफरेंट जो आर्टरी है ये ब्लड को लेके आई और जैसे ही यहाँ पर आकर इसने ग्लोमेरुलस रूपी गुच्छा बनाया। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं, उनकी ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ है, उस ब्लड में जो अभी अभी एंटर हुआ है, उससे वो क्या करेंगे, किसमें आ जाएंगे, बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर कर देंगे, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे ही इधर आए उसके बाद ये क्या आते हैं, ये इस तरह से मूव करते हैं, और अल्टीमेटली यूरिन के रूप में निकल जाते हैं। लेकिन ये जो फिल्टर होता है, ब्लड से फिल्टर होते जो मेटाबॉलिक वेस्ट इधर आई, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट, जिनको यूरिया या यूरिक एसिड भी कहते हैं, उसमें कई सारी एसेंशियल चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि सॉल्ट्स, जैसे कि एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, है ना। तो उनको बॉडी क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करती है, ताकि ऐसा ना हो यूरिन में काम की चीजें निकल जाए, है ना। तो रीअब्सॉर्प्शन का काम कहाँ पर होता है, इन तीनों जगहों पर। इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और इस लूप ऑफ हेनले में। तो रीअब्सॉर्प्शन कैसे होगा, ये जो ब्लड वेसल यहाँ से निकल रही है जिसको इफरेंट कहते हैं, यह आने के बाद क्या करती है, इसके चारों तरफ एक नेटवर्क बना देती है। ब्लड वेसल का नेटवर्क इसके चारों तरफ बना देगी, है ना। क्यों बना देगी, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर क्या जा रहा है, अभी अभी फिल्टर हुआ यूरिन जा रहा है, यानी कि यूरिन का प्राइमरी फॉर्म। तो इसके चारों तरफ लिपट के वो उसमें से एक काम की सारी चीजें अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, जिसे क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन की कौन कौन से स्टेप्स हो गए। सबसे पहले जब वो यहाँ से फिल्टर होता है जिसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं, इसके बाद ये ब्लड वेसल यहाँ से रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करती है जिसे रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली क्या होगा, उसके बाद होगा सिक्रीशन। सिक्रीशन यानी कि वो जो यूरिन बना है वो क्या होगा, रिलीज आउट हो जाएगा किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। अलग अलग नेफ्रॉन्स आकर कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ जाएंगे। फिर ये कॉमन कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, इस यूरिन को बाहर रिलीज कर देगा। कहाँ रिलीज कर देगा, यूरेटर में रिलीज कर देगा, और यूरेटर लेके फिर
यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। देखो नेफ्रॉन्स जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि ये वाली जो ट्यूब होती है वो छोटी होती है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर होती है, यानी कि सिर्फ ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। नीचे जो डीप है ये कौन सा वाला पार्ट है, ये मेडुला वाला पार्ट है। तो कुछ ऐसे होते हैं नेफ्रॉन जिसमें नीचे यानी मेडुला तक आता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कॉर्टेक्स तक ही रहता है। तो अलग अलग नेफ्रॉन में इस यू शेप स्ट्रक्चर यानी लूप ऑफ हेनले की लंबाई अलग अलग हो सकती है। अब एक बार डायग्राम में ऐसे बना के दिखाता हूं कि सपोज ये किडनी है और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया इसमें क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ये ग्लोमेरुलस लूप ऑफ पीसीटी, और ये आ गया हमारा लूप ऑफ हेनले, और फिर ये आ गया हमारा डीसीटी। तो अब तुम समझ रहे हो कि इसके जो नेफ्रॉन के जो ज्यादातर पार्ट होते हैं जैसे ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, वो सब कॉर्टेक्स वाली रीजन में होते हैं। लेकिन ये वाला जो पार्ट है यानी ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है ये कई बार मेडुला यानी कि बीच वाले पोर्शन में भी एंटर कर सकता है। इस तरह की 1 मिलियन यूनिट्स मिलके एक किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर करके क्या बनाती है, यूरिन बनाती है। ठीक है, तो अब हम एक टर्म यहाँ दी हुई है वो बताते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का मतलब होता है ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर होने के द्वारा बना हुआ पहला यूरिन, उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन जो यूरिन होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है। ह्यूमन यूरिन में पाया जाएगा वाटर तो है, वाटर 96% है। इसके अलावा क्या पाया जाएगा, जैसे क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, आयोडीन, आर्सेनिक एंड लेड, है ना। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हमारी यूरिन में पाए जाते हैं। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये तो इनऑर्गेनिक हो गए। इनऑर्गेनिक में कौन से पाए जाते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, है ना, ये सब इसमें पाए जाते हैं। अब आती है बात एक नए टॉपिक की जिसका नाम है हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीमोडायलिसिस क्या होता है। हीमोडायलिसिस में हीमो का मतलब तो हो गया ब्लड, है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो आरबीसी यानी ब्लड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा डायलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करें, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करें किसमें, ब्लड में से। तो अगर किसी पर्सन की किडनी में कोई इनबॉर्न डिफेक्ट है यानी जन्म से ही उसमें डिफेक्ट था, या कोई इंजरी हो गई या किसी बीमारी की वजह से वो खराब हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल किडनी का इंतजाम करते हैं जिसको क्या कहते हैं, डायलिसिस। अब डायलिसिस का प्रिंसिपल क्या है, पेशेंट की बॉडी से ब्लड लिया हमने, ठीक है, और ब्लड लेने के बाद उसको क्या करते हैं, एक मशीन के अंदर उसको फ्लो करवाते हैं। मशीन के अंदर वो ब्लड क्या करता है, बहुत सारी ट्यूब्स में रन करता है, और उसके अंदर से जो मेटाबॉलिक वेस्ट यानी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो इन ट्यूब्स के थ्रू कैसे हो जाते हैं, बाहर फिल्टर हो जाते हैं। यानी कि सारा मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, उस ब्लड में से बाहर आ जाता है। और इस ब्लड को जिसमें से कि सारा नाइट्रोजनस वेस्ट हट गया है उसको हम क्या करते हैं, फिर से पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं। ये जो बाहर लिक्विड है जिसे डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड, इस फ्लूइड को हमें समय समय पर बदलना पड़ता है क्योंकि इसमें ये नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह ये इकट्ठे हो जाते हैं।
तो हर कुछ समय के बाद इस फ्लूइड को क्या करते रहते हैं, मतलब इसे फिर से बदल देते हैं। ये जो ट्यूब्स होती हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी होती हैं ताकि अंदर से बाहर सारा मेटाबॉलिक वेस्ट डिफ्यूज होकर बाहर आ जाए, है ना। तो ये बनी है किसकी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये डायलिसिस का या हीमोडायलिसिस का मैकेनिज्म है जिसमें कि किसी व्यक्ति की खराब किडनी जब तक कि उसे डोनर नहीं मिलता उसको एक पीरियोडिक इंटरवल पे यानी कि हर कुछ दिन के बाद क्या होता है, डायलिसिस मशीन में अपने ब्लड को फिल्टर करवाना पड़ता है, नहीं तो वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या करेंगे, उसके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, है ना, किडनी या फिर लिवर पर इफेक्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस के जो ये अलग अलग प्रोसेसेस थे ये इसी के साथ समाप्त होते हैं। अगली बार हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।